नमो नमः सर्वेभ्यः नमः संस्कृताय। मैं एसएन सर A to Z संस्कृत साहित्य क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं वर्ण विचार का वर्णमाला, स्वराघात, अनुतान आदि विषयों पे चर्चा करता हूँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह है या वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। हम इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। माला का अर्थ ही होता है समूह, और यहाँ पे है वर्णमाला यानी वर्णों की माला अर्थात वर्णों का समूह। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें स्वर वर्ण हम लोग जान चुके हैं 11 हैं। संस्कृत भाषा में स्वर वर्णों में 2 वर्णों की वृद्धि हो जाती है। व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण में स्पर्श वर्ण क से म तक की संख्या 25 यानी 25 है। अंतःस्थ वर्ण में य, र, ल, व की संख्या 4। ऊष्म वर्ण में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह की संख्या 4। अयोगवाह अंग अ, जिसे हम अनुस्वार और विसर्ग के रूप में भी जानते हैं, इसकी संख्या 2। मिलाकर बस हिंदी वर्णमाला में यही वर्णों की कुल संख्या बराबर 46 है। और संस्कृत में 2 वर्णों की वृद्धि होती है, दीर्घ री और ली, तो मिलाकर संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 48 हो गई। अब यहाँ पर हम लोग पढ़े थे द्विगुण वर्ण अ और अह, और फिर पढ़े थे संयुक्ताक्षर छत्र ज्ञ स्र। तो ये सब वर्णमाला का अंग नहीं है, इसलिए हम इसे वर्णमाला में शामिल नहीं करते। तो देखिए अब स्वराघात या बलाघात। स्वराघात या बलाघात क्या है? तो कहता है कि शब्दों के उच्चारण में जिस वर्ण पर या जिस ध्वनि पर ज़्यादा जोर पड़ता है, किसी और दूसरे वर्ण की अपेक्षा किसी अन्य वर्ण पर ज़्यादा जोर पड़े या बल पड़े, उसे ही हम स्वराघात कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा के रूप में हम ऐसे कह सकते हैं कि शब्दों के उच्चारण के समय किसी वर्ण या अक्षर पर अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक बल दिया जाना ही स्वराघात या बलाघात कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार कर ले। शब्दों के उच्चारण के समय किसी वर्ण या अक्षर पर अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक बल या जोर दिया जाना ही स्वराघात या बलाघात कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दिल्ली, जैसे ही हम दिल्ली बोल रहे हैं तो दी पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, दिल्ली बोल के देखें। दिल्ली। सत्य, तो स पर ज्यादा जोर पड़ रहा है। कमला में क पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। खिड़की, तो खिड़की में की पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो यहाँ इसी को हम बलाघात कहेंगे। जो दीप है, स है, क है, की है, इन सारे शब्दों के उच्चारण में इन सारे अक्षरों पर ज्यादा जोर पड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे इसका स्वराघात या बलाघात कहेंगे। अब देखिए कुछ ध्यान देने योग्य बात है। स्वराघात से संबंधित कुछ नियम होते हैं। लिखा है कि यदि शब्द के सभी अक्षर ह्रस्व हों तो उपांत, उपांत का मतलब कि अंत वाले वर्ण से पहले का वर्ण, अंत वाले वर्ण से पहले का वर्ण जो हो, अक्षर हो, उस पर बलाघात होता है। जैसे यहाँ पर देखें अदरक, अदरक में र पे बलाघात हुआ है। दुल्हीन में ह पे बलाघात हुआ है। किसमिस में मा पे बलाघात हुआ है। इसी प्रकार से फिर आगे नियम देखिए क्या कहता है। कहता है यदि किसी शब्द के मध्य यानी बीच या अंत में अनुचारित आ आता है, अनुचारित अ या आ आता है, तो उससे पहले वाला अक्षर पर बलाघात होता है। जैसे यहाँ पर है क, सकता आदि। फिर आगे नियम कहता है कि संयुक्त तथा द्वित व्यंजनों से, संयुक्त या द्वित व्यंजनों से, जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ लिखा है हिंदी, ह हर्षिकार ही, न द संयुक्त दीर्घिकार, तो कहता है कि ऐसे जो भी व्यंजन से पहले वाले अक्षर होते हैं उन पे स्वराघात होता है। जैसे यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पे आनंद है। मिथ्या, तो देखिए हिंदी में ही पे जोर पड़ रहा है, हिंदी, हिंदी इस प्रकार से बोला जा रहा है। आनंद, न पे यहाँ जोर ज्यादा पड़ रहा है। मिथ्या, तो म पे यहाँ ज्यादा जोर पड़ रहा है। चक्की, तो च पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से जिन अक्षर पे, जिस अक्षर पे ज्यादा जोर पड़ता है उसे हम उसका स्वराघात या बलाघात कहते हैं। फिर और कुछ नियम कहते हैं कि विसर्ग युक्त अक्षरों में विसर्ग से पहले वाले अक्षर पर स्वराघात होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दुख, हम लोग बोलते हैं दुख, तो देखिए तू पर जोर पड़ रहा है। अतः त पे जोर पड़ रहा है।
यहाँ देखिए दुखी, दुखी में इसके रूप में परिवर्तन भी हुआ है, विकारी शब्द के रूप में विकार भी आया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वराघात में कोई अंतर नहीं हुआ है, स्वराघात यहाँ दू पर ही हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है दुरुक्ति या उसका आभास वाले शब्द खंडों से बने शब्दों के अंतिम दीर्घ अक्षर या पर स्वराघात होता है। कहते हैं कि दुरुक्ति या उसका आभास वाले शब्द जहाँ पे हो तो कहता है कि उसके जो अंतिम दीर्घ अक्षर होते हैं उस पर भी स्वराघात होता है। जैसे यहाँ सनसनी में नी पे पड़ रहा है, खलबली में ली पे पड़ रहा है, बुलबुला में ला पे पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम स्वराघात और बलाघात को जानते हैं। अब अनुतान के बारे में जानते हैं। अनुतान क्या है? तो अनुतान को हम सुर लहर भी कहते हैं। मैं अनुतान का अर्थ है कि वाक्य के उच्चारण में उतार चढ़ाव, आरोह और अवरोह की जो क्रिया होती है उसे ही हम अनुतान कहते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार कहेंगे कि किसी शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण करते समय उसमें सुरों के उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं। अनुतान का मतलब है या अनुतान से तात्पर्य है शब्दों या वाक्यों को उनके भावों के अनुसार बोलना। अनुतान का ज्यादा प्रयोग होता है कि किस वाक्य को किस भाव में बोलना है, जो भाव होता है उसी के अनुसार इसे कहा जाता है, इस कथन को रखा जाता है। इसी प्रकार की जो क्रिया है इसे ही हम अनुतान कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं कुछ वाक्य लिखा हूँ, जैसे एक ही वाक्य है राम गया, सामान्य कथन में कहें राम गया। अगर हम यही कहते हैं राम गया, प्रश्नवाचक कथन ये हो जाता है, यानी कि हम प्रश्न के अर्थ में, प्रश्न करने के अर्थ में कह रहे हैं राम गया। और यही हम अगला जो वाक्य है उसमें कह रहे हैं राम गया, आश्चर्यजनक है ना, राम गया आश्चर्यजनक रूप में कह रहे हैं। तो ये देखिए एक ही वाक्य है लेकिन कहने के जो तरीके अलग अलग हैं, जिसमें सुरों में उतार चढ़ाव अलग अलग ढंग से हो रहे हैं। तो इसी प्रकार की क्रिया को हम अनुतान कहते हैं। अनुतान की दृष्टि से विश्व की भाषाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है तान भाषाएं और दूसरी है अतान भाषाएं। तान भाषाएं में है चीनी, बर्मी आदि, और अतान भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी आदि। तान भाषाएं चीनी, बर्मी आदि, अतान भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी आदि। तो इस प्रकार से हम अनुतान का अध्ययन करते हैं। अब देखिए व्याकरण में एक संगम शब्द आता है। संगम का क्या अर्थ है? तो संगम है संहिता या विवृति, हम इसे कहते हैं। जब हम किसी वाक्य में कुछ कह रहे हों तो कहीं पे थोड़ा सा जो बीच में अगर विराम होता है तो उसी को हम संगम कहते हैं। ऐसे परिभाषित भी इस प्रकार से हमने किया है कि दो शब्दों या ध्वनियों के उच्चारण के बीच में दिए जाने वाले विराम को संगम कहते हैं। जैसे आप देखिए एक वाक्य मैंने लिखा है पूजा घर में घंटियां बजने लगी। दूसरा वाक्य है पूजा घर चली गई। देखिए अब दोनों जगह पर पूजा घर है, लेकिन यहाँ पर देखिए पूजा घर एक साथ है, यानी पूजा घर का मतलब हुआ जहाँ पूजा करने वाला घर है उस घर का ये संज्ञा हुआ। पूजा घर में घंटियां बजने लगी। और दूसरा वही शब्द मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तो पूजा घर चली गई, यानी पूजा और घर के बीच में थोड़ा सा विराम हो रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया को ही हम संगम कहते हैं। अब देखिए दूसरा जो है शब्द एक व्याकरण में आता है वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। तो वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन क्या है? तो ध्वनियों के संयोग से शब्द निर्माण करने की क्रिया को ही हम वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि ध्वनियों या वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की क्रिया या विधान को वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया है, हिंदी का दिया है। ह ध्वनि है, ह्रस्व ई ध्वनि है, न हलंत ध्वनि है, इसमें फिर द हलंत ध्वनि है, फिर दीर्घ ई ध्वनि है। इन सारे ध्वनियों को मैं सजा कर इस तरह से लिखा है कि एक नया शब्द का निर्माण हो गया जो हिंदी बन गया। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे है स हलंत आ, मा हलंत, स हलंत, का हलंत, री, फिर है त हलंत आ, फिर मा हलंत, मिला करके संस्कृतम का निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार से हम जब ध्वनियों को सजाकर एक जगह मिलाकर जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से जो नए शब्द बनते हैं इसे ही हम वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। अगला है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास क्या है? तो वर्णों या ध्वनियों को अलग करके लिखने की विधि को ही हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसे वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। परिभाषित इस प्रकार से हम लोग करेंगे
कि शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को अलग करके लिखने की क्रिया को वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। एग्जाम्पल देखें हम लोग यहाँ पे, जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। राम, मैंने राम लिया है सब। राम में देखिए र हलंत ध्वनि है, आ ध्वनि है, माँ हलंत ध्वनि है और आ ध्वनि है, मिलाकर यहाँ पे राम बन गया। फिर मैंने एक पुस्तकम लिया है, प हलंत है, उसके बाद ह्रस्व उ है, फिर दंत स हलंत है, फिर त हलंत है, आ ध्वनि है, फिर क हलंत ध्वनि है, फिर आ है और म हलंत ध्वनि है। इसके मिलने से मिलाकर जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे पुस्तकम शब्द का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इन शब्दों को जब हम ध्वनियों को अलग अलग करें, शब्दों के ध्वनियों को अलग करते हैं तो इसी प्रकार की क्रिया को हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। धन्यवाद।